Good evening and welcome to all on our online platform Step Up Bengal। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर 2 को। और इस लेक्चर के खासियत ये होने वाला है कि इस लेक्चर के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे कॉशी प्रॉब्लम, जो कि आया हुआ था एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसका आईडी देखिए इधर दिख रहा है 23 जून को। सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं, इसके साथ साथ इसके ऊपर 4.75 वाला दो यानी टोटल 9.5 और कुल मिला के 12.5 मार्क्स इसके ऊपर आया हुआ था, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रिसेंट टाइम के पर्सपेक्टिव में हम लोग अगर जाए तो CSIR मैथ्स या तो फिर WB सेट मैथ या किसी दूसरे राज्यों के सेट एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट बन चुका है इन दिनों। तो आज हम लोग इस टॉपिक को शुरू से उठाएंगे। शुरू में हम लोग इसका सल्यूशन नहीं करने जाएंगे, धीरे धीरे इसके हर एक एस्पेक्ट्स को हम लोग समझते हुए चलेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप लोग धैर्य के साथ देखिए, इससे आपको आने वाले दिन में फ़ायदा होगा। और जैसे कि इस साल भी हुआ था 12.5 मार्क्स आप आसानी से तब निकल ले जाएंगे। ठीक, तो आ जाइए हम लोग पहले इस कॉशी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम बनाए थे एक्चुअली ऑगस्टिन लुइस कॉशी, जो कि एक फिजिसिस्ट थे, उसके साथ मैथमेटिशियन, और वो फ्रांस के रहने वाले थे। ये एक एक्चुअली कलरफुल पर्सन थे, बहुत सारे टॉपिक्स पर इन्होंने काम किए थे। उसी के ऊपर उनमें से एक टॉपिक है कॉची प्रॉब्लम, और वो कॉची प्रॉब्लम हम लोग धीरे धीरे देखेंगे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सेगमेंट में होगा। तो चलिए पहले हम लोग इस कॉशी प्रॉब्लम के लिए पहले इसका जियोमेट्रिक आइडिया ले लेते हैं एक बार, क्योंकि उसी से आपको आसानी होगा। और इधर एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो होगा R2 के स्ट्रक्चर। जैसे R एक रियल लाइन होता है ना, इधर हम लोग जानते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये R2 तब क्या होगा, दो रियल लाइन, यानी इधर भी एक R और इधर भी एक R। ये R2 ये वाला जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। तो धीरे धीरे हम लोग सारे स्ट्रक्चर्स करेंगे और उसके बाद इस प्रॉब्लम को भी कर डालेंगे और तरीके में जाएंगे। हम लोग सीखेंगे क्या क्या होता है इस टाइप के प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आप लोग करने जाते हैं तो बीच में कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा बहुत मुसीबत पैदा होता है। कौन कौन सा स्टेप में मुसीबत आता है ये भी हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे, और उसको रिजॉल्व हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आइए, ये जो कॉशी प्रॉब्लम मेनली था ये इंटीग्रल सरफेस पर बेस्ड था। अभी इंटीग्रल सरफेस क्या होता है देखिए, ऊपर आप लोग सभी लोग एक सरफेस को देख पा रहे हैं, जो कि इन जनरल जो सरफेस इधर z = f ऑफ xy ऐसे कुछ तरीके में लिखा गया है। ठीक, इस सरफेस को देखिए सीधा प्रोजेक्ट किया गया है xy प्लेन पर। ठीक, और ये जो xy प्लेन है ये एक्चुअली एक प्लेन हम लोग कह सकते हैं। मानिए इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, और दोनों में आप लोग r और इधर भी r ले लिए हैं, तो R2 जैसा दिखेगा। ठीक, कॉशी प्रॉब्लम का खासियत ये था, कॉशी ने इस प्रॉब्लम के थ्रू एक इंटीग्रल सरफेस के बारे में या उसको ढूंढने गए थे, और जब वो इंटीग्रल सरफेस z = f ऑफ xy और CSIR भाषण तो देते हैं u = u ऑफ xy, तो कॉशी प्रॉब्लम का काम था यही कि ये सरफेस को किसी भी तरीके में ढूंढा जाए। देखिए इस सरफेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट खासियत क्या होता है, आइए चलिए दूसरे पेज में हम लोग देखते हैं। मान के चलिए ये एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल सरफेस है, जो मान के चलिए कैसे बना है। देखिए हम लोग पैराबोला सारे जानते हैं ना, इस टाइप के एक पैराबोला होता है जो x² = 4ay टाइप के होते हैं। अगर इस पैराबोले के ऊपर हम लोग ऐसे एक मान के चलिए बाउल जैसा शेप बना लेंगे, तब क्या हो जाएगा,
ये अगर घूमने लग जाएगा ना, ये वाला कार्व अगर इस स्ट्रेट लाइन के अराउंड घूमने लग जाएगा तो ये सरफेस, ये जो पैराबोलॉइड है एक 3D फिगर ये जनरेट कर देगा। ठीक, तब देखिए इसके ऊपर एक सरफेस भी तो बनेगा और उसी सरफेस को लेकर कॉशी ने काम किए थे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इस सरफेस को बनाने के लिए आप लोगों को एक पैराबोला का ज़रूरत है। इस पैराबोला को हम लोग इस सरफेस के लिए गाइडिंग कार्व कहेंगे। क्लियर? जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि अगर मानिए इस एक इलिप्स है इधर, और ये अगर किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में साथ में घूमने लग जाएगा तो ये सारे इलिप्सॉइड तैयार हो जाएंगे। और जो सर्कल वो भी किसी एक्सिस के, ऐसे मान के चलिए एक सर्कल था और ये घूमने लग गया तो इधर से इधर या भाई क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे स्फीयर बन जाएगा। तो हर एक चीज़ के लिए यानी इलिप्सॉइड ही हो, स्फीयर हो, पैराबोलॉइड हो, हम लोगों के पास एक गाइडिंग कर्व होना जरूरी है। ठीक, हो सकता है ये गाइडिंग कर्व इलिप्स हो जाए, तब इलिप्सॉइड तैयार हो जाएगा 3D में। इलिप्स कौन सा डायमेंशन में था? 2 डायमेंशन में। 3D में वो हो जाएगा, इलिप्सॉइड जनरेट कर देगा, पैराबोला जनरेट करेगा पैराबोलॉइड, और सर्किल जनरेट करेगा स्फीयर। क्लियर? तो इतने दूर तक तो हो चुका है। देखिए ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है ना, ये जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इस बार लीनियर एल्जेब्रा में भी एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि पूरे इस सरफेस पर, इस सारे सरफेस पर बेस्ड था, जो कि एक इलिप्स के इलिप्सॉइड इसके ऊपर और उसके गाइडिंग कर्व इलिप्स पर पूछा गया था। तो हम लोग उसको देखेंगे बाद में, जब हम लोग लीनियर अलजेब्रा सेगमेंट शुरू करेंगे एप्लाइड के नज़रिए से, यानी पूरे समझते हुए जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को देखने लग जाएंगे। और इस बार के एग्ज़ाम में वही हिंट्स था कि जियोमेट्री भी बहुत काम आते हैं इस सारे प्रॉब्लम करने के लिए। तो कॉशी ने क्या किया था, अंत तक इस पैराबोलॉइड के ऊपर जो सरफेस है ना, इस सरफेस एस को ढूंढने वो निकले थे और वो सफल भी हो गए थे। देखेंगे कैसे, आ जाइए। पहले हम लोग सीख लेते हैं ये जो फंक्शन कॉशी शुरू में देखे थे हम लोग। देखिए ये वाला हिस्सा, ये u ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन एक्चुअली कैसे बनता है। देखिए ये मल्टीवेरिएट कैलकुलस से आता है और ये एक्चुअली u एक फंक्शन है जो कि R2 के एलिमेंट्स को सीधा R में ले जाके मैप कर देता है। तो चलिए पहले इस मैपिंग के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। देखिए इधर हम लोग के पास एक R2 है, एक्स और वाई है, ये हम लोग के पास R2 है, 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, प्लेन। यहाँ पे आप लोग देखिए एक पॉइंट है एक्स वाई, जो कि इस एप यानी ये जो मैपिंग u है, इस एप को u मान के चलिए। इस u के अंडर कहाँ चला आया, u ऑफ एक्स वाई पे। ठीक, ए बी कहाँ चला आया, u ऑफ ए बी पे। जीरो कहाँ चला आया, ये जीरो को छोड़िए, ये वाला जो पॉइंट था ये कहाँ चला आया, इधर। तो क्या हो रहा है, देखिए ये है रियल लाइन और ये था R2। तो मैपिंग क्या सीधा R2 के एलिमेंट्स को R में नहीं ले जा रहा है। जैसे मान के चलिए आपके पास u ऑफ एक्स वाई क्या था, ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग अगर 1 पॉइंट रख देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मान के चलिए आप इसको भी 1 ले लीजिए तो इधर 1 हो जाएगा, यानी 2 माइनस 1 यानी 1। तो देखिए ये वाला पॉइंट 1 वाला पॉइंट कहाँ था, R2 में था। अब आपके पास जो आंसर आया है यानी फंक्शनल वैल्यू, ये 1 कहाँ है, R में है। तो क्या किया है इस फंक्शन ने, इसको सीधा ले जाके R में मैप कर दिया है। ठीक, अब देखिए इस मैपिंग का एक बहुत ही खासियत होते हैं, जो हम लोग चाइल्ड पेरेंट ऐसे कुछ रिलेशनशिप के थ्रू इसको इसको याद करके रखते हैं। वी जस्ट हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप टू रिमेंबर मैपिंग वेल। देखिए कहीं भी अगर कोई चाइल्ड होगा तो उसका फादर ही हो या मादर ही हो, ये तो होगा ही होगा, वो चाइल्ड लेजिटिमेट हो यानी या फिर इलेजिटिमेट हो, लेकिन उसका फादर और मादर कहीं ना कहीं तो होगा। इसलिए मैपिंग के बारे में जो बात सबसे पहले आते हैं कि हर एक पॉइंट जो डी में, देखिए ये डी था क्या, एक डोमेन था।
डोमेन बनाया गया था जो जिसका शेप इन जनरल सर्कुलर नहीं भी हो सकता है। इन जनरल हम लोग ओपन सर्कुलर डिस्क लेते हैं R2 में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। ये था D। तो डोमेन के सारे पॉइंट्स को जरूर इधर ले जाएगा, यानी किसी भी पॉइंट इधर खाली नहीं रह सकता। जैसे मान के चलिए इधर डोमेन में 3 पॉइंट था और इधर को डोमेन में 2 पॉइंट, तो आप एक काम किए हैं, इसको इधर ले गए हैं और इस चाइल्ड को इधर ले गए हैं। तो ये दोनों के चाइल्ड का पेरेंट्स यानी फादर और मदर तो आपको मिल गए हैं, लेकिन इस चाइल्ड को खाली छोड़ दिया है, तो अब मैपिंग ही नहीं बनेगा। ठीक, इधर हो सकता है राइट हैंड साइड में देखिए किसी भी बंदा हो जो कि एक मेल और फीमेल हो जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, या फिर कोई पिता माता ऐसा भी हो सकता है जिसके कोई चाइल्ड नहीं है, लेकिन इधर खाली रह सकता है, लेकिन इधर खाली कोई नहीं रहेगा। ठीक, और एक चीज़ देखिए, ये जो चाइल्ड था मान के चलिए दोनों का फादर इधर एक ही है, लेकिन ये तीसरा जो बच गया था इसको मान के चलिए इधर मैप कर दिए हैं हम लोग। ठीक, तो ये जो चाइल्ड है इसका फादर और मदर ये यूनिक ही होगा। क्या ये हो सकता है ये चाइल्ड का फादर फिर ये भी बन गया? नहीं, कभी नहीं हो सकता। एक चाइल्ड का फादर और मदर यूनिक ही रहेगा। तो ऐसे नहीं हो सकता कि u ऑफ -2,1 ये भी जाके 1.1 पे मैप हो गया और u ऑफ -2,1 फिर जाके 2 पे भी मैप हो गया, यानी यहाँ अलग अलग मदर और फादर आ रहा है। ऐसे नहीं हो सकता। इसके ऊपर CSIR वालों ने सितंबर 2022 में एक बहुत ही शानदार सवाल क्रिएट किए थे जिसका आंसर चैलेंज हुआ था, और चैलेंज होने के बाद भी उसका आंसर अनचेंज रहा, क्योंकि 1.2 जगह पर मैप नहीं हो सकता। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो इसको हम लोग कहते हैं एन एरो डायग्राम ऑफ द फंक्शन u इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई। और ये u ऑफ एक्स वाई नोटेशन ये एफ नोटेशन वाला नहीं, ये नोटेशन CSIR में बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशन है। ठीक, तो ये हम लोगों के पास सबसे ब्यूटीफुल रिजल्ट था, जिस रिजल्ट क्या कहता है R2 के एलिमेंट्स कैसे R पे मैप होते हैं इसके बारे में कहता है। और कॉशी ने क्या किया था, इस U को ही ढूंढा था, और ये U था एक अल्टीमेटली इंटीग्रल सरफेस। चलिए तब देखिए, अब जो इंटीग्रल सरफेस सारे बनेंगे ना, कॉशी ने क्या किया था उसके ऊपर पैरामीटर डाल दिए थे। मान के चलिए सबसे पहले इसको लेके चलिए, पैरामीटर फॉर सेमी सर्किल। सर्किल के इक्वेशन क्या होते हैं देखिए, x² + y² इक्वल टू r², जहाँ पे r इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है r, ये दिखाया गया है देखिए। तो यहाँ पर अगर कोई आदमी क्या करेगा देखिए, x और y दो अननोन है, हम लोग क्या किए x इक्वल टू r cos t, y इक्वल टू r sin t, ये t वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा, थीटा को हम लोग इधर छोड़ के रखेंगे। ठीक, तो ये x इक्वल टू r cos t या r sin t, ये दोनों को अगर ले लेगा तो ये रिजल्ट सीधा सीधा क्या आ जाएगा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में अगर पुट कर देगा तो r² cos² t प्लस r² sin² t, तो r² बाहर चला आएगा, cos² t प्लस sin² t आ जाएगा, तो वो तो 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में r² इंटू 1 और राइट हैंड साइड में r², यानी दोनों साइड बराबर आ चुका है। तो ये रिजल्ट ये पैरामीटराइजेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक इस फिगर में आइए, यहाँ पे देखिए ये R1 था, यूनिट रेडियस के सर्कल ये दिखाया गया है, देखिए R1 ही लेके चल रहा है। तो इधर अगर हम पैरामीटराइजेशन करने जाएंगे तो x के जगह क्या रखेंगे, इस R1 हो जाएगा सिंपली cos t sin t। यहाँ पे हम लोगों को जो एडवांटेज मिल रहा है देखिए, दो वेरिएबल्स था x और y, हम लोगों ने सिंगल पैरामीटर को यूज किए हैं और बना लिए हैं। अब देखिए ये पैरामीटर का क्या खासियत होता है, पैरामीटर अगर बदलना शुरू हो जाएगा तो आपके पास इस तरीके के सरफेस जनरेट होगा। इधर देखिए एक डिफिकल्ट पैरामीटराइजेशन किया गया है जहाँ पे दो पैरामीटर यूज किया गया है t और p, और यहाँ पर भी y के जगह z के जगह। तो ये सारे पैरामीटर p और t बदलेगा, तो ये जो छोटे छोटे कार्व आप लोग इनसाइड देख पा रहे हैं ना, जैसे देखिए पैराबोलॉइड में हम लोग देखे थे, ये एक एक कार्व, ये एक एक अलग अलग, ये वाला ये अलग अलग पैराबोला बनता चला जाएगा जब t को बदलेंगे। आप लोग इस जो पैरामीटराइजेशन में हम लोग t लेते हैं ना पैराबोला के, इन केस में आप लोग जानते हैं ना कि x इक्वल टू 80² और y इक्वल टू 280 ले लेंगे, तो जो पैराबोला था y² इक्वल टू 4x उसमें डाल देंगे तो हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका का पैरामीटराइजेशन, और यहाँ पे पैरामीटर जो होता है वो अगर बदलता चला जाएगा तो पैराबोला सारे जनरेट्स हो जाएंगे
और सारे जनरेट्स हो जाएंगे तो पैराबोलॉइड तो तैयार हो जाएगा और उसके साथ साथ इसके ऊपर सरफेस भी आ जाएगा। ठीक, तो कॉशी ने अल्टीमेट ये सरफेस ढूंढने की कोशिश किए थे। तो हम लोग अब देखेंगे कहाँ से वो ये सरफेस को ढूंढने गए थे। लेकिन जो खासियत है देखिए, यहाँ पे पैरामीटराइजेशन बहुत डिफिकल्ट टाइप के है ना, लेकिन हम लोग एक एक प्रॉब्लम CSIR हो सेट का हो कर लेंगे और देखेंगे उधर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं था। ये जो काम का चीज़ है इसको मार्क कीजिए एक बार। CSIR या सेट में, नेट में या सेट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले दिन में। ये रिजल्ट हम लोग यूज़ करेंगे कॉस्टी साइंटी वाला सर्किल के ऊपर। ठीक है, तो चले आइए आगे इस प्रॉब्लम के थ्रू। चलिए प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ था देखिए और कहाँ से कॉशी ने काम किए थे। कॉशी के जो प्रॉब्लम इन जनरल होते हैं उसके सॉल्यूशन तो हम लोग देखे हैं, u इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई टाइप का भी हो या फिर हो सकता है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ऐसे भी हो सकता है। ये दोनों टाइप में से ही एक आपके एग्जाम में दिया जाएगा। ये CSIR वर्जन है, इसको मार्क कीजिएगा। उन लोगों ने क्या क्या करते हैं, इस वर्जन यानी u के नोटेशन को लेके ही चलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ये कॉशी प्रॉब्लम जो बनाया गया है इसका जनरल टाइप होने वाला है p ऑफ एक्स वाई जेड। मान के चलिए एक्स वाई जेड का किसी भी फंक्शन, उसके साथ आपको स्मॉल p दिखेगा और फिर q ऑफ एक्स वाई जेड, उसके साथ क्या दिखेगा, स्मॉल q। और राइट हैंड साइड में आपके पास r ऑफ एक्स वाई जेड होगा, यानी एक तीसरा फंक्शन जो एक्स वाई जेड पर निर्भर है। ठीक, इसका नोटेशन अगर करने जाएंगे तो ये p वाला ऐसे ही रहेगा, छोटा p उसके साथ आएगा, फिर q और छोटा q उसके साथ r। ये इसका जनरल टाइप बन गया है। ठीक, अब सवाल ये आता है कि p क्या होता है। p सिंपली कुछ भी नहीं है, p है जो आप फंक्शन लिए हैं ना u और उसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, यानी डेल u बाई डेल एक्स। क्लियर। और यहाँ पर q के जगह अब देखिए क्या था, r के टाइप का एक रिजल्ट था। ठीक, तब ये p डेल यू डेल एक्स और q आपके पास डेल यू डेल वाई ऐसा कुछ बनेगा, यानी ये ux और ये uy टाइप का बनेगा। ठीक, तब ये इक्वेशन थोड़ा r से भी बदलेगा। क्या हो जाएगा, p इंटू पी प्लस q इंटू क्यू इक्वल टू यू टाइप का होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मार्क कीजिएगा। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं देखिए, ये तीन जो रिजल्ट थे एक्स वाई जेड, जेड किसके ऊपर निर्भर थे, एक्स और वाई के, यानी आपके पास एक R2 से पॉइंट लाया गया है और वो उस पॉइंट के ऊपर जेड बनाया गया है, यानी जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। हो सकता है इसके अंदर तीनों आपको दिख जाए, यानी जेड के जगह आप लोग यू रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये यू वाला नोटेशन CSIR में ज़्यादा काम का है जेड के जगह। ठीक, तो ये इसका जनरल टाइप था। और कॉशी ने क्या किए थे देखिए, कॉशी ने एक्चुअली जो काम किए थे उन्होंने लैग्रेंज से हेल्प लिए थे। लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन से उन्होंने हेल्प लिए थे। लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोगों को क्या देता है, dx बाई ओ, नीचे p आ जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे शायद। चलिए धीरे धीरे करते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं देखिए, ये होता है लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका और एक फॉर्म जो CSIR वाला होता है वो है dx बाई पी इक्वल टू dy बाई क्यू इक्वल टू du बाई यू। इस टाइप का रिजल्ट आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कीजिए। ठीक, तो यहाँ से हम लोग एक सल्यूशन जो इंटीग्रल सरफेस वाला था उसको ढूंढेंगे, u इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई, और उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए u ऑफ 2 3 के बारे में पूछे हैं इधर, इस साल जो सवाल आया था। तो 2 3 कब हम निकल सकेंगे, जब हमको u ऑफ एक्स वाई हाथ में आ जाए तब। तो चलिए इसको कर लेते हैं, ये सारे रिजल्ट। तो इसका पहला मेथड हम लोग अभी देखेंगे, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं जैसे कि कॉशी ने बनाए थे। तो इसके ऊपर आइए और इसके थ्रू हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम में क्या डिफ़िकल्टी आता है इधर। तो इस प्रॉब्लम को ले लीजिए एक बार। तो dx के नीचे क्या है देखिए, u है, u को नीचे डाल दीजिए। dy के नीचे क्या आ जाएगा, q यानी इधर 1 था तो dy के नीचे 1 को डाल लीजिए, और du राइट हैंड साइड में देखिए 0। ज़्यादातर प्रॉब्लम में हम लोग ये 0 को देखते हैं, तो इन तीनों को 1 2 या 3 ऐसे मार्क कर लेते हैं। ठीक है,
तब अब आइए जहाँ पे आपको जीरो दिख जाए उसके ऊपर काम पहले कीजिए। क्या है देखिए, डी यू तब जीरो हो जाएगा तो यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा एक कांस्टेंट C1 मान के चलिए, ऐसे आ गया। ठीक, अब इसके इन दोनों के ऊपर आइए। अब यू आपके पास C1 बन चुका है ना, तो dx इसको इधर ले जाइए यू को, तो dx क्या हो जाएगा C1 इंटू डी वाई, इंटीग्रेट कीजिए इधर से, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू C1 के मतलब u, उसके डाल भी सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया है, ui प्लस C2। यहाँ से सीधा सीधा आप C2 को निकाल के रखिए, तो x माइनस ui आ चुका है आपके पास। तो ये पहले वाला जो मेथड है इसमें हम लोग पहले C1 और C2 को अलग अलग तरीके में ढूंढ लेते हैं। फिर यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं जो होता है C1 इक्वल टू फाई ऑफ C2 टाइप के, यानी C1 C2 के बीच एक रिलेशन। ये फाई अगर आपको मिल गया तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा तुरंत। तो C2 क्या था, U था, C1 क्या था, U था, इधर फाई डाल दीजिए, C2 को डाल दीजिए x माइनस यू वाई। देखिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से ये दोनों रिजल्ट x माइनस यू वाई इधर सॉरी और इधर C1 इन दोनों को इधर ला के डाल दिए हैं। ठीक है, तब आ जाइए आराम से इधर, ये तो बन चुका है। अब इसको मान के चलिए नंबर 1 दे देते हैं। और कौशी ने क्या किए थे, उनके प्रॉब्लम पे एक इनिशियल कंडीशन लगाए थे, यू ऑफ एक्स वाई, यू ऑफ ये आपको दिखेगा एग्जाम में, यू ऑफ x0 इधर x डाला हुआ है, x कहाँ था, रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा था, ये तो हम लोग देखे हैं, और y ग्रेटर देन 0 था, और उसके साथ साथ x बिलोंगिंग टू r, पहला वाला कंडीशन। ये इनिशियल कंडीशन के ऊपर एक कंडीशन लगाया गया है इनिशियल पार्ट के ऊपर, और ये वाला ओरिजिनल प्रॉब्लम के ऊपर y ग्रेटर देन 0 और वहाँ पे भी x बिलोंगिंग टू r। यहाँ पे देखिए खासियत देखिए, y ग्रेटर देन 0 है इसलिए हम ये 2 3 वाला हिस्सा निकाल सकते हैं, क्योंकि x तो r है, यानी x लेस देन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन y के पास रेस्ट्रिक्शन है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं आएगा। और ये 3 वाला पॉइंट देखिए, U2 3 के बारे में पूछे हैं, ये 3 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इस रिजल्ट यहाँ पे काम आने वाला है, और उन लोगों ने इस y को ग्रेटर देन 0 रखे हैं। ठीक है, तो आगे चलिए, यहाँ पे जो कंडीशन आपको दिखेगा उसको इधर पुट करना होगा इनिशियल कंडीशन को। तो u के जगह क्या रख देंगे आप लोग, x रखिए, क्योंकि देखिए x ही दिया हुआ है, और इधर फाई को लिखेंगे, x को क्या रखेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस u के जगह रखेंगे x, y के जगह 0, क्योंकि 0 पॉइंट पे था, और ये u x0 टाइप का ही ज़्यादातर दिखा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5x आ चुका है। अगर x इक्वल टू 5x आ गया तो हम लोग के पास देखिए काम का चीज़ यही है, x माइनस यू वाई, तो x के जगह यू वाई रख देंगे, तो फाई ऑफ x माइनस यू वाई क्या आ जाएगा, इधर x के जगह x माइनस यू वाई तो डालना पड़ेगा, तो ये हम लोग डाल दिया है। ठीक है, लेकिन ये फिर u के बराबर था तो इधर u रख देंगे, तो यहाँ से u को x तरफ ले आइए, तो u एक साइड आ जाएगा, तो u के साथ क्या होगा 1 प्लस वाई, और ये किसका बराबर होगा x, यहाँ से आपको u मिल चुका है x बाई 1 प्लस वाई। तो यहाँ पे आपको अगर u मिल चुका है यानी वो क्वाड्रेटिक सरफेस आपके पास अभी है। अब आपको क्या करना होगा, उस मैपिंग को यूज करते हुए 2 3 को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ चुका है देखिए, मैथमेटिक्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास वो मैपिंग आ चुका है, जो मैपिंग के पास इतना क्षमता था, जो ये क्या कर रहा था, यहाँ से सीधा R2 के पॉइंट्स को R में ले जा रहा था। तो ये आपके पास मिल चुका है, ये मैपिंग अब डिफाइंड है। ये मैपिंग कोई अगर नहीं डिफाइन कर पाया तो उस टाइप के प्रॉब्लम में कभी भी कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट भी नहीं करता। इसके ऊपर भी एक सवाल आता है कि आप सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक होगा, मल्टीपल होगा, उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं, u ऑफ 2 3, तो इधर डालिए, तो x के जगह 2, नीचे 1 प्लस 3, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 2/4 यानी हाफ था आंसर में, ये ज़रूर था, ये था आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा, बाकी का गलत हो जाएगा, यानी 1 2 और 4 गलत। तो ये इजी 3 मार्क्स था। देखिए ऊपर वाला नज़रिया से हम लोग इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि इसमें कुछ नहीं है, कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, ये तो सीधा रिजल्ट था। ठीक, लेकिन ये सीधा नहीं था, हम लोग देखेंगे और उसको भी सॉल्व कर डालेंगे। क्या सीधा नहीं था देखिए, मान के चलिए इस प्रॉब्लम को अगर कोई बंदा ऐसे करने की कोशिश किया, हम लोग देखे थे ना, dx बाई क्या था, u था,
इसके साथ dy बाई 1 इक्वल टू du बाई 0। चलिए यहाँ से पहला रिजल्ट जो था u इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ से ये C1 आ चुका था। अब क्या किया कोई बंदा ने, इधर x इसका इंटीग्रेशन लिया, x बाई C1 माइनस y का लिया और इसको C2 मान के चला। इधर C1 u है ना, तो इसको पुट कर दिया, तो x बाई u माइनस वाई इक्वल टू C2। अब वो क्या किया, ये C1 इक्वल टू फाइव ऑफ C2 में इसको ले जाके डाल दिया था। तब ये यहाँ पे जब डाले थे देखिए, तब ये C1 क्या था, C1 था u, तो लेफ्ट हैंड साइड में u ऑफ एक्स वाई ले लिए हैं। और फाइव C2 क्या था, C2 था x बाई u माइनस वाई था, इसको ले लिए हैं। ठीक, अब इसके ऊपर वो इनिशियल कंडीशन लगा दिए थे, u ऑफ x0। एग्ज़ाम हॉल में ये हो रहा है, प्रैक्टिकली सोचिए ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x डाल दिए हैं, तो इधर डालिए तो एक बार यहाँ तो x आ जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा, फाइव ऑफ x के जगह x ही रखेंगे, u को x कर देंगे क्योंकि ये वाला हिस्सा u का तो x ही था, माइनस y को 0 कर देंगे। तो अभी यहाँ से कहाँ क्या आ चुका, फाइव ऑफ 1 इज इक्वल टू x। अब ये कॉन्फ्यूजिंग रिजल्ट है, क्यों, देखिए पिछले पेज में आइए, इधर देखिए फाइव ऑफ x जब आप लोग निकाल लिए थे तो वो x आया था, यानी इस साइड एक वेरिएबल आना चाहिए जिससे कि आपको फायदा हो ये वाला रिजल्ट निकालने के लिए जो इधर दिया हुआ था, जो अननोन था, यानी जो u को दे रहा था। लेकिन क्या अब हम लोग इस रिजल्ट से यहाँ से फाइव ऑफ 1x, तब आइए हम लोग के पास क्या चाहिए, इसको, यानी इस 1 के जगह कैसे हम ये अंदर वाला रिजल्ट रख सकते हैं, यानी x बाई यू माइनस वाई इक्वल टू, ये कैसे रखेंगे, 1 के जगह रख सकते हैं, 1 तो वेरिएबल ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ था और एग्ज़ाम में ये होता रहता है। तो क्या यहाँ से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं था? ज़रूर था। देखिए अगर कोई बंदा इस रिलेशन के थ्रू कौशी प्रॉब्लम को करने जाएगा तो इस टाइप के कन्फ्यूजन आ सकता है। तो वहाँ पर क्या करना होगा, जब वहाँ पे ये कांस्टेंट आ गया तो उसको दूसरा तरीका यहाँ पे आजमाना पड़ेगा, इसका सिर्फ उल्टा लेके चलना होगा, यानी फाइव ऑफ इधर अब आएगा फाइव ऑफ C1, उसको C2 के बराबर डालना होगा, तब कोई इसका मीनिंग आ भी सकता है। देखिए तो कैसे आएगा, चलिए इसको डाल लेते हैं। इस पेज में आइए, थोड़े ये वाला एक प्रॉब्लम है, इसको बाद में हम लोग निपटेंगे। चलिए उस प्रॉब्लम पे आइए जहाँ पे दूसरा जो तरीका है उस तरीके में कोई बंदा करने जाएगा तो क्या होगा, तो वो C2 के जगह रखेगा अभी फाइव ऑफ C1, यानी C2 क्या आ चुका था, x बाई यू माइनस वाई इक्वल टू साई ऑफ, इधर फाइव को लेके ही चलिए, फाइव ऑफ मान के चलिए u। ठीक, अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन डालिए, u ऑफ x0 इक्वल टू क्या था, x डालिए, तो इधर x बाई एक्स माइनस वाई यानी 0 इज इक्वल टू फाइव ऑफ u के जगह x, यानी अब देखिए अंदर वेरिएबल आ गया है फाइव ऑफ x1। अब क्या आप लोग ये निकाल ले जा सकते हैं, ये फाइव ऑफ u वाला हिस्सा, तो फाइव ऑफ u भी क्या होगा, ये सीधा सीधा 1 हो जाएगा। और फाइव ऑफ u कहाँ दिया हुआ था, देखिए ये वाला था ना, तो इधर इसको डालना होगा अभी, x माइनस यू माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से फिर से वो u चला आएगा जो पहले आया था, x बाई 1 प्लस वाई, और u ऑफ 2 3 सीधा सीधा, तब तो 1 हाफ ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों तरीका अलग अलग था, या तो फिर आपको C1 इक्वल टू फाइव ऑफ C2 को लेके चलना होगा, जहाँ से अंदर वेरिएबल नहीं आ रहा था, आप इसको लेके चल रहे थे लेकिन अंदर कांस्टेंट आ गया था, तो यहाँ पे एग्ज़ाम में आप लोग उलझ गए हैं, टाइम बर्बाद हो गया, टाइम किलिंग मेथड। ये दोनों ही तरीका, या तो फिर ये वाला या फिर पिछले पेज वाला, ये दोनों आपको बेकार का टाइम वेस्ट कर देगा। तो ये टाइम किलिंग पार्ट में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इस प्रॉब्लम को दूसरे तरीके में करेंगे, और वो है जो कौशी ने उनके रिसर्च पे पहले ही बोले थे, वो पैरामीटराइजेशन जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसको यूज करेंगे। पैरामीटर कॉन्सेप्ट्स फॉर इंटीग्रल सरफेस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कीजिए। ये पैरामीटर के थ्रू जाएंगे तो ये सारे कन्फ्यूजन दूर होने लग जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे, उसी सेम प्रॉब्लम को हम लोग इधर ही करेंगे, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है।
इसको थोड़ा हम लोग को इरेज करने दीजिए। देखिए कितना आसानी से हम लोग इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं अगर हम लोग पैरामीटर के थ्रू जाए। और पैरामीटर जैसे कि हम लोग देखे थे, मेनली टी ऐसे कुछ पैरामीटर यूज किया जाता है, और कई सारे बुक्स में वो स्मॉल एस होते हैं या स्मॉल पी, सारे एक ही है। हम लोग टी को लेके चलेंगे क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स में टी का एक अलग महत्व होता है। वो क्या होता है, टी एक टाइम के बराबर होता है। तो चलिए आराम से इसको करते हैं। अभी ये प्रॉब्लम को दूसरे तरीके में, जैसे कि कौशी बनाए थे खुद, उसको अभी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं इसको। आ जाइए। पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे शुरू के रिजल्ट में हम लोग किए थे, उस रिजल्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लैग्रेंज वाला तो बनाना ही पड़ेगा। dx/u इक्वल टू, एग्जाम में क्या कर रहे हैं हम लोग देखिए, dy/1 इक्वल टू dy/0। ठीक, तो यहाँ से तो पहले u इक्वल टू सीधा आ जाएगा c2, और यहाँ से इन दोनों में करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले जो आया था वही आएगा। x इक्वल टू u इंटू वाई प्लस c1। u तो यानी मान के चलिए ये c2 था, c2 इंटू इसको ला के इधर दिया, हम लोग लगा दिए थे, तो क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा हो जाएगा x इक्वल टू यू वाई प्लस c1। ये दो आपको मिल चुका है। ठीक, यहाँ से उस रिजल्ट को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, यानी फाई ऑफ c1 ये वाला भी c2 ये भी नहीं करेंगे, और फाई ऑफ c2 ये c1 के बराबर ये भी नहीं करेंगे। ये कॉन्फ्यूज़न होते हैं इधर। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोगों के पास एक कंडीशन दिया हुआ है ना, देखिए x ऑफ 0 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग x को t मान के चलेंगे, जो यहाँ पे t पैरामीटर होगा, और y तो 0 है। देखिए इधर ये y वाला हिस्सा 0 है, और x के साथ यहाँ पे डालिए तो u ऑफ x के जगह t, इधर 0, तो ये क्या आ जाएगा, इधर भी t आ जाएगा, यानी u उस कंडीशन के आपके पास उस कंडीशन में t आ चुका है। तो आपका सेकंड काम, पहला क्या होगा, पहले ये दोनों रिजल्ट निकाल लीजिए। ये फर्स्ट स्टेप एग्जाम में कीजिए, स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप पैरामीटर का यूज़ कीजिए। ठीक, तो ऐसे तरीके में चलिए। सेकंड स्टेप में अगर पैरामीटर का यूज कर देंगे तो u भी आ जाएगा आपके पास, x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा। ये तीन काम का चीज़ है, इसको मार्क कर लीजिए। पैरामीटराइजेशन करेंगे तो ये तीन अलग अलग से तरीके में आपके पास आ जाएगा। तो अब इसको ले जाके ये पैरामीटराइजेशन सारे 1 इक्वेशन नंबर 1 जो है और 2 जो है इधर पुट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ क्या मिलेगा, देखिए x क्या आ चुका है t। ठीक, आराम से कीजिए। यहाँ पे u क्या आ चुका है, देखिए c2 y था, इधर u था c2। ठीक, और c2 के साथ u लगा दीजिए। u क्या था, t इंटू y यानी 0, क्योंकि देखिए ये y 0 था, प्लस इसके साथ c1 था। तो आपके पास यहाँ से क्या आ चुका है, c1 इक्वल टू 2। इधर आइए, इधर u इक्वल टू c2 था, तो c2 इक्वल टू u तो t आ चुका है। देखिए u तो इधर t आ चुका है, इसको डाल दीजिए इधर, तो फिर ये भी t बन जाएगा। अब देखिए इन दोनों में c1 और c2 के बीच क्या रिलेशन आ रहा है, दोनों बराबर आ चुका है ना, तो इधर से हम लोगों को मिलेगा c1 इक्वल टू c2। तो अब क्या करना होगा, सिंपली ये जो c1 इधर था ना, इसको इधर डाल दीजिए। तो c1 क्या हो जाएगा, x, इस ui को इधर ले जाना पड़ेगा, यानी x माइनस ui, और इधर से c2 क्या बन जाएगा, देखिए c2 सीधा u था ना, तो इसको डालेंगे तो u जो पहले आया था वही आएगा, इधर u होगा। u को एक साइड ले जाएंगे तो u इक्वल टू आपके पास पहले जैसा आ जाएगा x बाई वाई प्लस 1, जैसे पहले मेथड में आया था। और यहाँ से u ऑफ 2 3 हमेशा जैसे हुआ था ऐसा ही होगा, हाफ ही आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट, क्या ले, इसको पहले ले ले या इसको, ये दोनों चला जाएगा। तो ये कमाल का चीज़ है, यानी यूज़ ऑफ पैरामीटर, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप मार्क कीजिए। इसी के थ्रू हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब वो दूसरा प्रॉब्लम करेंगे जो CSIR नेट फरवरी 2022 में 3 मार्क्स के आ चुका था। ये एक अलग सा प्रॉब्लम था, यहाँ पे एक कंडीशन भी अलग था, इसलिए हम लोग आज लास्ट इस प्रॉब्लम को देखेंगे और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलिए, जैसे धैर्य के साथ आप लोग देख रहे हैं, इसको भी देख लीजिए। आ जाइए, यहाँ पे देखिए सारे तरीके में आप लोगों को पहले इस इक्वेशन को लाना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा, x इंटू यू एक्स माइनस
यू वाई इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाइए, तब क्या हो जाएगा आपके पास u प्लस 1। क्लियर, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। सॉरी, इधर माइनस लगेगा एक। यहाँ पे देखिए यू माइनस 1 को मान के चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे ही हम लोग रख दिए हैं, और एक्स यू एक्स ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और इधर ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब तरीके में लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, dx बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई, इधर देखिए -1। इस माइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारे चीज़ आपको एग्जाम में बहुत ही मुसीबत में डाल सकता है। आराम से कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिएगा। इधर भी एक्स आर था, देखिए इधर रिजल्ट दिया हुआ था, एक्स आर के अंदर था और वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 था। ठीक, तो वो तो सारे रिजल्ट वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 ये तो दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। अभी यू ऑफ एक्स 0 ये साइन एक्स था। चलिए, तो इधर हम लोगों के पास पहले दोनों से क्या मिल चुका है, देखिए इधर तो log x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा y, और जब भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में लॉगरिथम आ जाए तो इसको log c1 पकड़िए, पहले वाले को कांस्टेंट को c1 को छोड़ के log c1 पकड़िए और इधर आ जाइए, तब ये इधर आ जाएगा तो x बाई c1 ऐसा कुछ होगा, log चला जाएगा तो इधर e टू दी पावर माइनस वाई, और इसके साथ साथ x क्या आ चुका है c1 इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई। ठीक, ये पहला वाला रिजल्ट है। दूसरे रिजल्ट क्या है, इधर log x ये वाला को लेंगे और इसको, तो log x किसके बराबर होगा, इधर आइए log ऑफ u माइनस 1 प्लस log c2 के बराबर। ठीक, फिर एक ही तरीका होगा, x इक्वल टू क्या होगा, तब log चला जाएगा c2 इंटू यू माइनस 1, यानी ये दो जोड़ जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यू माइनस 1 इंटू c2 मिलेगा और यहाँ से x भी मिल जाएगा। तो आपके पास दो रिजल्ट देखिए अब आ चुका है। आप सेकेंड, ये पहला स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप पैरामीटराइजेशन, क्या करेंगे पैरामीटराइजेशन में, x को क्या मानेंगे हम लोग t, y क्या दिया हुआ था, देखिए इधर 0.0 ये वाला हिस्सा, तो y तो 0 दिया हुआ है, और तीसरा क्या होगा u क्या हो जाएगा sin t, इधर साइन था ना sin x तो sin t, ये तीनों रिजल्ट मिल चुका है। तो ये तीनों रिजल्ट को लाके अब हम क्या करेंगे, इधर डाल देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास, देखिए इधर से मिलेगा, इस रिजल्ट पे आइए, x क्या था t था इक्वल टू c1 इंटू ई टू दी पावर माइनस 0, यानी y तो 0 था, यानी c1 आपके पास सीधा t आ चुका है। ठीक, अब आ जाइए इस साइड पे, इस साइड में x था t, c2 क्या था, c2 कुछ नहीं था, ये रहेगा ऐसे ही, u क्या था, u आ चुका है, ये देखिए sin t, इधर डाल दीजिए तो sin t माइनस 1। ठीक, अब देखिए ये जो c1t था, ये c1t इधर भी आ चुका है, अब वो रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, इधर सीधा लाके c1 इक्वल टू, तब क्या मिल चुका है c2 इंटू साइन टी माइनस 1। यानी देखिए खासियत क्या है, जब वो कॉन्फ्यूजिंग वाले रिजल्ट में हम लोग जा रहे थे, एक बार देखिए c1 c2 के बीच में एक रिलेशन ही ढूंढ रहे थे, और वो रिलेशन कभी कभी आपको टाइम किलिंग कन्फ्यूजन में ले जा रहा था। इधर वो रिलेशन सीधा आ चुका है, आफ्टर पैरामीटराइजेशन दैट रिलेशन has become so much easier that we can see the exact relation between c1 and c2। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, यहाँ से c1 के वैल्यू, यहाँ से c2 का वैल्यू इधर लाइए, तब आ जाइए c1 का वैल्यू क्या था, देखिए c1 का वैल्यू था, इधर आ जाइए c1 का वैल्यू था, इसको इस साइड ले जाइए, इस ई टू दी पावर माइनस वाई को, तब ये c1 क्या हो जाएगा, यहाँ आइए c1 हो जाएगा, देखिए x इंटू ई टू दी पावर वाई, और राइट हैंड साइड में आइए, राइट हैंड साइड में साइन c2 तो ऐसे ही रहेगा, c2 के वैल्यू क्या था, देखिए c2 को इस साइड इसको ले चलिए, तो क्या हो जाएगा x बाई यू माइनस 1, उसके साथ साथ अंदर क्या आएगा, अंदर था u, इधर देखिए ये वाला हिस्सा u यानी u के जगह आप लोग एक काम कर सकते हैं, u के जगह इधर ये जो रिजल्ट है इसको लिख लीजिए, साइन x इंटू ई टू दी पावर वाई माइनस 1, ये u के जगह आ चुका है। ये रिजल्ट कहाँ से हम लोग के पास मिला है, देखिए एक बार देख लीजिए, इधर हम लोग c1 और c2 दोनों को जो वैल्यू रख रहे थे, यहाँ पे u के जगह u ऑफ x0 ये वाला हिस्सा साइन x था और u के जगह साइन t था, तो t का वैल्यू आपके पास क्या मिल चुका है, देखिए c1,
तो इधर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन C1 माइनस 1, लेकिन C1 तो x इंटू e⁻y आ चुका है, तब ये आराम से बन जाएगा। ठीक, अब आइए थोड़ा इधर मिटा देते हैं, ऊपर कर लेते हैं, दूसरे पेज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आराम से कर लेना इसको आप लोग, हो जाएगा। अभी टेंशन तो अभी फ्री हो चुके हैं, सिर्फ छोटा कैलकुलेशन बचता है वो आप कर लेंगे शायद। तो यहाँ आ जाइए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी इस u माइनस 1 जो हम लोगों के पास आ चुका है, देखिए दोनों साइड x तो चला गया, अब u माइनस 1 को इस साइड लाइए, तब u माइनस 1 और e⁻y को इस साइड लाइए, तो e⁻y से डिवाइड कर देंगे तो इधर हो जाएगा साइन x माइनस 1 के नीचे ये e⁻y चला जाएगा, तो होगा e⁻−y। अब u क्या आ चुका है, इस 1 को उस साइड लाइए तो साइन x माइनस e⁻y प्लस 1, यही है ना वो क्वाड्रेटिक सरफेस, जो कि ज्योमेट्रिकली सोचेंगे तो ये क्वाड्रेटिक सरफेस होगा, अगर आप मैपिंग के थ्रू सोचेंगे तो यही वो मैपिंग होगा। और अब क्या पूछे थे, u ऑफ 0 1 डालिए इधर, u ऑफ 0 1 तब क्या होगा आपके पास, इधर डालिए, तब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला हिस्सा होगा साइन 0 माइनस e⁻, इधर माइनस 1 लगेगा प्लीज़, फिर उसके बाद 1, यानी ये सीधा आ जाएगा 1 माइनस 1/e। ये रिजल्ट आपके पास u जो पूछे थे 0 1 वाला रिजल्ट ये आ चुका है। क्या ये आंसर में था, यस ये वाला था, तब ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, बाकी सारे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था कॉशी जो हम लोग अभी तक कर लिए इस वीडियो में। देखिए कॉशी प्रॉब्लम के ऊपर बहुत ही एक डिटेल्स डिस्कशन किए हैं, जो आप लोगों के पास बहुत ही काम आने वाला है। और ये इस व्यक्ति को हम लोग नमन करते हैं कि ऐसे बेहतरीन रिजल्ट उन्होंने किए थे लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन को लेकर, जिसके ऊपर बहुत साल बाद ये तो चले गए थे, सोचिए 1857 में, लेकिन देखिए CSIR वाला साल 2023 में यहाँ से 12.5 मार्क्स आ चुका था। तब हम लोग इसके ऊपर 3 मार्क्स वाला तो कर लिए हैं, आने वाले दिन में इन दोनों को भी कर लेंगे आराम से, अभी धीरे धीरे करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप लोगों के आने वाले दिन शुभ हो, मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे लेक्चर्स के साथ, बाय बाय।